नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। अर्थव्यवस्था के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कई लोग जो है ये प्रश्न उठाते रहते हैं कि अर्थव्यवस्था डूब रही है, आत्मनिर्भर भारत जो है स्कैम है, इस तरह की बातें। और उसके बाद फिर आते हैं कुछ एक्सपर्ट्स जो लगातार अखबारों में लिख रहे हैं, टीवी चैनलों पर जब इन विषयों पर चर्चा होती है तो वो वहाँ पर जाते हैं और अपनी एक्सपर्ट राय देते हैं कि कैसे आत्मनिर्भर भारत वाला जो पैकेज अनाउंस किया था और ये पूरी नीति जो है स्वरोजगार की नीति हो जाए, छोटे और लघु और मध्यम उद्योगों को जो है पैसा देने की बात हो ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का स्ट्रांग हो। इन सब बातों को लेके एक काफ़ी नकारात्मक तरीके से कैंपेनिंग की जा रही है मोदी गवर्नमेंट के। तो सबसे पहले समझते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर वाला पार्ट है क्या। हम और आप सभी जानते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति क्या है, चाहे वो पिछली सरकारों की उदासीनता रही हो या विज़न का अभाव रहा हो कि क्या हम ये कर सकते हैं क्या, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे देश में गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि सबसे पहला फोकस जो है लोगों को ज़िंदा रखने पे था। उसके बाद फिर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब पे अभी तक किसी सरकार ने ढंग से ध्यान दिया नहीं है। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग वाली बात जो होती है वो थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द सिलेबस टाइप का लगता है काफ़ी सरकारों को। लेकिन कभी ना कभी तो आपको इसके ऊपर स्टेप लेना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि चीन से हम बार बार इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर लें, ट्रेड डेफिसिट जो है कि हम वहाँ तक कितना सामान या कितने पैसे का सामान भेजते हैं और उधर से कितना आता है, या फिर वैश्विक परिदृश्य में हम अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड रिलेशंस कैसा है, इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है। इन सब बातों पर जब आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। आज आलम यह है कि आपके घर में जो एक एलईडी शायद लाइट जलती होगी, या फिर आपके घर में कोई सिगरेट पीता है तो उसका लाइटर जो है 10 रुपये का, कागज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं हो सकता है कि वो चीन से आने वाले बांस से बना हुआ, उसके पल्प से बना हुआ हो। लाइटर जो है चीन से आता है। आपके घर में जो इमरजेंसी लाइट्स होती हैं जो सोलर पावर पे चार्ज होती हैं, मतलब एक कलम तक जो है इतना इन्होंने फ्लड कर दिया मार्केट। और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर मार्केट में तो गजब की डंपिंग एक तरह से की हुई है कि चीन में आपकी शर्ट के बटन से लेके मतलब एक एक बैग जो आप कैरी करते हैं, जो आप लाजपत नगर, सरोजनी नगर या इन जगहों से लेते हैं, सब कुछ चीन बनाता है और भारत में इतना ज़्यादा डंप करता है। और डंप कैसे करता है? जब आप मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो कॉस्ट जो है कम आ जाता है, आप मुनाफे का मार्जिन जो उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास बैंडविड्थ है। आपने देखा हुआ है कि जो भी डेवलपिंग मार्केट्स हैं, जो बड़े मार्केट्स हैं जैसे भारत है, जहाँ पे प्राइस सेंसिटिव हैं लोग, कि उनको अगर एक टीवी जो है 25,000 में मिल रहा है और वही टीवी सोनी का है या फिर फिलिप्स का है, वीडियोकॉन का है, दूसरे का वो अगर 28,000 का या 30,000 का मिलेगा, तो लोग जो है वो चीनी माल जो है खरीदते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिसके लिए 100 रुपया 200 रुपया मायने रखता है उसके लिए 1000-2000 बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इसको काउंटर आप कैसे करेंगे? आप ये तो करेंगे कि नहीं चीन वाला सामान बंद कर दें, उसकी एक सीमा है, वर्ल्ड ट्रेड का रेगुलेशन है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं जो आपको ऐसा करने से रोकती हैं। फिर आप क्या करेंगे? और दूसरी बात ये भी है कि जब तक आप अपने नागरिकों को, अपने खरीदारों को अपने मार्केट में उस तरह के ऑल्टरनेटिव्स नहीं देंगे कि हाँ भाई हम भी, आप 25,000 में वो बना रहे हैं, हम 24,000 में देंगे, है ना। शाओमी का आप फ़ोन यूज करते हैं, उसका टीवी यूज करते हैं, उसके ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। उसी तरह वीवो है, ओप्पो है। जब ये लोग 7,000, 8,000 से लेके और 40,000, 50,000 तक के फ़ोन जो है मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो भारतीय कंपनियां कहाँ हैं? कहाँ हैं लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, इस तरह की कंपनियां जो आई थी वो कहाँ गायब हो गई? क्या उनको प्रोडक्शन करने के लिए भारत में कोई इस तरह की नीति है? आपको जान के आश्चर्य होगा कि बैटरी, लिथियम आयन बैटरी जो होती है, जो आजकल हर एक वस्तु का, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो चलती है, सबका मतलब आपके फ़ोन, आईपैड आपके टैब में है, आपके यूपीएस में है, आपकी बड़ी बड़ी जो पावर वाली संरचनाएं हैं, संयंत्र हैं, वहाँ पे बैटरी स्टोरेज के लिए जो यूज होता है, अपने देश में उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। बैटरी वाले ई रिक्शा में जो आप चलते हैं या इन्वर्टर में जो यूज होते हैं वो बाहर से आता है। उसकी उस तरह से व्यापक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती है, उसके लिए कोई नीति नहीं है। मतलब एक ई रिक्शा आप सोचिए, उसमें क्या है? बैटरी है,
पहिया है, चैसी है उसका, इतना ही है, और वो आपको चीन से इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्या आप मतलब मोल्ड क्रिएट नहीं कर सकते यहाँ पे? इस तरह की नीतियाँ क्यों नहीं बनी? तो इन सब चीज़ों को लेके, ताकि कंज्यूमर्स को एक कॉम्पिटिटिव, कि जैसा चीन वाला दे रहा है उसी तरह का उसी प्राइस पे हम दे रहे हैं, या मान लीजिए कि ठीक है तुम उतना बल्क क्रिएट नहीं कर रहे हो अभी के समय में 10% ज़्यादा प्राइस पे, लेकिन ऐसा तो नहीं करो कि दुगना प्राइस और क्वालिटी जो है उसकी आधी मिल रही हो। चीन से अब क्वालिटी आधी क्या ही होगी, लेकिन मतलब विदेशों की अगर हम बात करें, अब आप एप्पल के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, डेल का है, एचपी का है, इससे जब आपको compete करना है तो आपको क्वालिटी भी तो उतनी देनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ लैपटॉप बनाना है आपको तो आपने स्क्रीन दे दिया, कीबोर्ड दे दिया, और उसका पता चला कि मदरबोर्ड जो है वो 3 महीने में ख़राब हो रहा है या बहुत ही स्लगिश परफॉर्मेंस दे रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की गई कि छोटे छोटे लघु उद्योग, बटन बनाने की फैक्ट्री, धागा बनाने की फैक्ट्री, कलम बनाने की फैक्ट्री, आपके घर में मतलब रिमोट मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी आप चीज़ एक ले लीजिए, उन सब का छोटे से छोटे सामान को लेकर और बड़े से बड़े तक जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपको एक्चुअल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे R&D में जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है, इस तरह की। तो आप छोटे शुरुआत तो कहीं से करेंगे, और जब ये शुरुआत होने लगी है कोविड के टाइम में, तब कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस तरह की बातें, नकारात्मकता भरी बातें लिख रहे हैं कि नहीं ये तो 91 के पहले वाला दौर में हम जा रहे हैं, अब जो है बाज़ार को बंद करने की कोशिश हो रही है। जबकि आप देखेंगे जो आंकड़े हैं मेरे पास, वो ये कहता है कि भारत की FDI पॉलिसी, FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशों से लोग आकर या संस्थाएं आकर यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं या अपनी कंपनी क्रिएट कर सकती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकती हैं, और उसके कुछ लेड आउट प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि 30% जो है आपको कच्चा माल जो है अपने सामान को बनाने के लिए यहीं से लेना पड़ेगा, इस तरह की बातें होता है। मोडालिटीज़ मतलब टेक्निकलिटीज़ हैं छोटी छोटी, लेकिन वो इस तरह की नहीं है कि कोई बाहरी विदेशी जो है धन यहाँ पे कोई निवेश करना चाहे तो वो भाग जाएगा डर के मारे। नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार रैंकिंग हमारी अच्छी हो रही है। ये जो लाल फीता शाही थी कि आपको कंपनी खोलने में 3-3, 6-6 महीना लग रहा है, साल भर जो है फाइलें अटकी हुई हैं, अब 1 विंडो हो गया है, 1 दिन में अनुमति मिल जाती है। ये सारा प्रोसेस किसके लिए है? ये इसी के लिए है कि हाँ हम ये नहीं करें कि तुम तुरंत ही एक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री जो है खड़ी कर दो। नहीं, तुम छोटे छोटे से एकदम बिल्कुल छोटे वाले नट बोल्ट बनाने के कारखाने, हम इंजन V8 टर्बो इंजन बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप नट बोल्ट तो बना सकते हो, चक्का तो बना सकते हो, टायर्स तो बना सकते हो, ट्यूब्स तो बना सकते हो, अगर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो इन सब के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये नहीं कि हम मतलब चीन से सब चीज़ इंपोर्ट किए जा रहे हैं, क्यों भाई? वो सस्ता पड़ रहा है। ये कब तक चलेगा? सस्ता आपको पड़ रहा है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर होकर जब बिकता है और जो टैक्स लगता है उसके ऊपर, और फिर भारत की अर्थव्यवस्था एज ए होल, क्योंकि आप इन चीज़ों को अगर मंगा रहे हैं तो लाभ कौन कमा रहा है? बाहर के लोग कमा रहे हैं, दूसरी कंपनियां कमा रही हैं। अब उसी चीज़ को कि आपका पैसा जो है वो यहीं पे रखा जाए, तब कहा जा रहा है कि नहीं ये तो लाइसेंस राज वाली बात हो गई। इसमें आप देखेंगे तो लाइसेंस राज की बात है ही नहीं कहीं पे। 1991 के उदारीकरण पे ये लोग चर्चा करने लगते हैं कि तो प्री 91 की बात। तो 1991 में जब मार्केट खुला तो कौन सा मोदी जो है आत्मनिर्भर भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के चक्कर में बंद कर रहा है दुनिया से? नहीं, चीन जो है स्ट्रेटेजिकली हमारे अगेंस्ट है, सीमा पे क्या कर रहा है या किस छुपा हुआ नहीं है, तो आप रिटेलिएट कैसे करोगे? न्यूक्लियर बम तो मार नहीं दोगे। चरणबद्ध तरीके से कि हम उसे, अगर वो इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाह रहा है, हम वहीं हिट करेंगे। लोग कह रहे हैं कि हमने क्या किया, उसने हमारे जवान को मार दिया, हमने जो है ऐप्स बैन कर दी। बहुत कुछ हुआ। ऐप्स बैन करने से क्या होता है वो चीन के ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट जाके पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा। उसी तरह हमारा अभी जो लेटेस्ट डेटा है, 27% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है और 27% इंपोर्ट जो है हमारा घटा है चीन से। और ट्रेड डेफिसिट जो होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिल का अंतर, कि हम कितना पैसा एक्स्ट्रा उसको दे रहे थे चीन वालों को, ये 1 दशक में अपने न्यूनतम स्तर पे।
तो ये क्या अपने मार्केट को बंद करना हुआ? नहीं, ये सिर्फ ये करना हुआ कि जिसको मार्केट खुला हुआ है, आपके पास कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं, आपको बेचना है तो आप आइए, बेशक बेचिए, लेकिन हमारे पास भी तो होना चाहिए। मतलब आप सोचिए कि दिवाली में जो झालर लगता है, हर साल ये चीनियों का बहिष्कार करो, इस तरह की बातें होती हैं, वो झालर तक हमारे देश में नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्या हमारे पास तकनीक नहीं है? क्या नहीं है हमारे पास? तो उसी सब को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने पैकेज अनाउंस किया कि जो इन सब चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाना चाहते हैं, जो वहाँ काम करना चाहते हैं, तो वो लोग अपना पैसा लगाएं, मैन्युफैक्चर करेंगे। उससे क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग से स्वरोजगार होता है, बेरोजगारी कम होती है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग से आपके देश का सामान यूटिलाइज होता है, आप कई लोगों को रोजगार देते हैं। पूरा एक चेन क्रिएट होता है कि फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर के घर तक, उसमें कितने लोगों का घर चलता है उससे। इन सब बातों को आप देखेंगे तो आपको कहीं से भी, और आत्मनिर्भर होना कब से नकारात्मक हो गया भाई? ये तो ऐसा गीत वही लोग गा सकते हैं जिसको चीन पैसे दे रहा है। और मतलब कृषि क्षेत्र को अभी देखिए खोला गया, उसमें भी देखिए कौन लोग उदास हैं, किस तरह के लोग उदास हैं। कृषि को हमने लगातार 70 सालों से इग्नोर किया हुआ था कि तुमको मंडी में ही बेचना है, तुम जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए लेड आउट प्रोसीजर सब तय किए गए हैं। लगातार एमएसपी जो बढ़ाया जा रहा है वो कहीं भी बाजार में बेच सकता है किसान, इस तरह की व्यवस्था हुई है। तो अब लोगों को दिक्कत हो रही है। तो पहचानिए कि ये लोग आखिर हैं कौन, जिनको इस तरह की उदारवादी व्यवस्था से, मार्केट को इनफैक्ट खोलने से, और डोमेस्टिक मार्केट को खोलने की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप बेच सकते हैं, इस तरह व्यवस्थाएं करने से किनको दिक्कत हो रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ तो हमने बस कुछ सेक्टर्स चिन्हित किए हैं, इनको पहचाना है कि हाँ इसमें जो है स्वावलोकन करके, ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि नहीं सब कुछ अब चाइना से बंद, भारत में ही सब बनेगा। नहीं, भारत में जो बन सकता है वो हम बनाएंगे, क्योंकि अचानक से R&D मतलब क्रिएट करने में, इस तरह के कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, AI है, मशीन लर्निंग है, इस तरह की अगर चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इन सब में समय लगता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेज हैं। लेकिन जो नॉर्मल है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, IPR का कोई समस्या नहीं है, उन सब चीज़ों को बूस्ट देने के लिए कुछ सेक्टर्स चिन्हित किए गए, क्या हम कर सकते हैं, और उसके बाद हमने करना शुरू कर दिया है। तो उस पर भी इन लोगों को समस्या होगी। अब है कि अब देखिए कि भारत के आत्मनिर्भर होने से किसको समस्या होगी? भारत के आत्मनिर्भर होने से एक सुपर पावर को समस्या हो सकती है, क्योंकि उसने लगातार 50 बिलियन से ऊपर जो है हमारे यहाँ डंप करता है चीज़। तो चीन को सबसे ज़्यादा समस्या होगी भारत अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग कर लेता है। तो चीन क्या करेगा? चीन जो है फिर द हिंदू में पूरे एक पेज का जो है एडिटोरियल छापता है, इस तरह की चीज, उसमें मतलब लगता है कि चीन का प्रोपेगेंडा जो है द हिंदू छाप के आगे बढ़ा रहा है। उसी तरह आपको टीवी डिबेट्स में लोग मिल जाएंगे जो बार बार चिल्लाते रहेंगे नहीं हमें चीन से लड़ना नहीं चाहिए। मतलब उनका जो मालिक है, एक तरह से राहुल गांधी चिल्ला रहा है कि 15 मिनट में मैं जो है 100 किलोमीटर फेंक देता, हमारी सरकार होती तो। तुम्हारी सरकार क्या, तुम्हारे सांसद नहीं जुट रहे, तुम घंटा फेंकोगे। खैर जो भी बात है, तो उसके बाद आता है कि उधर मालिक वो बात बोल रहा है, इधर जो चेले चपाड़े हैं उन्हीं के, वो बोल रहे हैं कि नहीं चीन से हमें जो दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, चीन हमारे इतने काम आता है, हम उनका ये सामान यूज करते हैं, वो अगर बिगड़ गया तो ये हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था जो है बर्बाद हो जाएगी। नहीं होगी बर्बाद। आत्मनिर्भर होने से अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं होती, वो बेहतर होती है। उसके रिजल्ट्स जो है 3 साल बाद 5 साल बाद दिखना शुरू होते हैं, जब फैक्ट्रीज सेटअप होते हैं, चीज़ें बनने लगती है और उसका वो घर तक पहुंचने लगती है। तो इस तरह के जो नैरेटिव हैं ये हवाई बातें हैं। इनसे उन्हीं एक्सपर्ट्स को परेशानी है जो चीन के पेरोल पे हैं, जो चीन से पैसा लेते हैं या फिर चीन उनको फाइनेंस करता है, उनको जो है मानसरोवर घुमा देगा कैलाश वाले इलाके में फ्री में, उनको बीजिंग यात्रा करवाता है। इस तरह के पत्रकार हैं जो चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ बैठ के चांदनी रात में नौका विहार करते हुए उनके वीडियो जाए और उन वीडियोज को ये लोग इंडिया में दिखाते हैं, देखो वो लोग कोरोना वायरस के टाइम में ऐसे कर रहा है, वो उनका तो मार्केट खुला हुआ है, सारी बातें कर रहे हैं। कोविड के समय में हम सबको पता है कि अर्थव्यवस्था के मतलब सारे विश्व की खराब है,
जितनी बड़ी इकोनॉमीज है, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, उसका पूरी यूरोपियन यूनियन का आप हाल देखेंगे तो सब के सब डिप कर रहे हैं। भारत ज़्यादा डिप करता है क्योंकि भारत में 80 करोड़ लोगों को 9 महीने से जो है लगातार फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके बाद हमारी जो लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमी पे असर पड़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थम गई हैं, तो उसी से तो टैक्स का पैसा आता है। तो एक तो पैसा आ नहीं रहा है, दूसरा फ्री में 80 करोड़ लोगों को आप जो है फ्री में भोजन करवा रहे हैं। इस तरह की बातें देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत जैसे गरीब देश पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा ही। लेकिन ये जो अर्थशास्त्री हैं और ये जो तथाकथित एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस डेटा को इस तरह से आप तक लाएंगे कि सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो डूब रही है, बाकी पूरा मतलब वो बताएंगे नहीं, बाकी वाला हिस्सा वो छुपा लेते हैं। जबकि जब भी आप एक वैश्विक महामारी है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, और वैश्विक महामारी का असर सब पर हो रहा है, हर देश पर हो रहा है, सबकी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। तो जब आप संदर्भ से हटाकर तथ्य जो है छुपा कर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको लगेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था तो डूब गई। लेकिन यही लोग जाकर डेटा देखें कि सितंबर में रेल में माल ढुलाई का कितना हुआ है, पिछले साल के सितंबर के लेवल पे लगभग आ चुका है। बिजली की खपत जो बताती है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू हो गई, लोग जो है आने लगे हैं, बाज़ारों में सामान की खरीदारी हो रही, उसकी खपत का आप डेटा जाके देख लीजिए ईयर ऑन ईयर क्या स्थिति है। कोविड के टाइम में किस तरह से हमने नए अस्पताल खोले हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी किस तरह से इंक्रीज हुई, हर तरह के कार्य किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार चुप बैठी हुई है। सरकार अगर चुप बैठी रहती तो इस देश में मतलब अभी तो 1,07,000 या 8,000 लोग जो है मौत का शिकार हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये डेटा 1 लाख की जगह 10 लाख, 20 लाख और पता नहीं कितना तक जाता। तो इसलिए भी इन एक्सपर्ट्स की बात को उसी संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि ये इनकी गुल्लक में पैसा कौन डाल रहा है, और पैसा पीछे कोई डालता है और इनका मुंह जो है वो खुलने लगता है। और भारत की छवि जो है ये अपने मतलब अपने हेट्रेड के कारण, चाहे आइडियोलॉजिकल हेट्रेड हो या फिर एक पर्सनालिटी के अगेंस्ट हो, उनको नरेंद्र मोदी से दिक्कत हो सकती है, उस कारण जो है ये लगातार अपना एजेंडा चीनी बैकिंग के साथ, और ये लोग यहाँ लिखते हैं और चीन वाला इनको कोट करके बोलता है कि देखो भारत के लोग लिख रहे हैं और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत को चीन से जो है किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, किस तरह का नैरेटिव चल रहा है और क्यों चलाया जा रहा है। इन्हें लॉकडाउन से भी समस्या थी, और लॉकडाउन नहीं होता तब यही लोग लिख रहे थे 50 करोड़ लोग, 67 करोड़ लोग जो है मतलब इससे संक्रमित हो जाएंगे और लाखों मरेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए इनकी मंशा जो है बिल्कुल मतलब निखर के सामने आ जाते हैं। ये जो नैरेटिव सिर्फ पुश करने वाले लोग हैं, इनको भारत की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो ये फैक्ट्स पे बात करते हैं। मतलब इतनी बेसिक सी चीज़ कि मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया सेल्फ रिलायंट हो रहा है, तो उससे भारत को घाटा कैसे हो सकता है। ये मुझे लगता है 7वीं 8वीं के बच्चे को अगर आप समझा देंगे कि तुम जो आटा खरीदते हो बाहर से, अगर घर को आत्मनिर्भर बनाना है, तुम गेहूँ रोपो, गेहूँ उपजाओ, इन्वेस्ट करो, समय लगाओ उसमें, गेहूँ लाओ और उसको पिसवा के आटा घर में लाओ और दोनों का अंतर देखो, तो क्या उस घर के लोगों को इससे समस्या हो सकती है। अगर वही आटा जो वो मान लीजिए 20 रुपये किलो खरीद रहा है, उसको 16 रुपये किलो पड़ रहा है या 10 रुपये किलो पड़ रहा है खुद से अगर काम करने में, तो उस घर के किस आदमी को समस्या होगी। उस घर के उसी आदमी को समस्या होगी जो उस दुकानदार जो है उस घर के उस सदस्य को पैसा देता होगा कि तुम जो अपने घर वालों को खरीदने के लिए बोलो, खेत में आग लगा दो। तो ये लोग वही हैं, ये जो एक्सपर्ट हैं, ये भारत के खेतों में आग लगाने वाले लोग हैं। इनकी मंशा जो है बिल्कुल ही भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ ढंग की बात करने की, कोई लॉजिकल बात करने की बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ चाइनीज एजेंडा जो है वो यहाँ पे ढकेले जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से भारत जो है चीन को जो है, मतलब मैंने जैसा बोला कि स्टेप बाय स्टेप जो है भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। गलवान में कितने लोग मरे,
चीनियों ने कब्रगाह दिखा दी लेकिन नंबर आज तक नहीं बता रहा है। और उसकी वैश्विक परिदृश्य में उसका इतना ज़्यादा मतलब उसकी थू हुई है इस पूरे, चाहे एग्रेशन हो या फिर उसके बाद उसके इतने सैनिक मारे गए। मतलब पहले यही होता था कि इंडिया ना तो काउंटर कर पाता था। पहले आप देख लीजिए कि लहरों घाटी सभ्यता से लेके और UPA 2 तक किस तरह का इनका रिस्पांस रहा है चीन को लेके। मतलब इनकी सबसे बड़ी पार्टी ने, कांग्रेस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास। 1.5 करोड़ रुपया एक साल में, 2 साल में जो राजीव गांधी फाउंडेशन को इन लोगों ने मतलब दान दिया है। तो ये लोग किस हिसाब से ये कह रहे हैं कि चीन को हम सबक सिखा दें? तुम तो चीन से पैसा खा रहे हो यार। तो ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो चीन से पैसा लगातार ले रहे हैं, और चूंकि चीन की हालत खराब है, वो विश्व में हर तरफ से घिरा हुआ है, तो इसका ये एक प्रोपेगेंडा का टूल होता है कि वहीं अगर कुछ देशद्रोही लोग हैं, भारत में तो बहुत ज़्यादा है वामपंथी, खास करके वामपंथी, मतलब भारत में रह के अगर आप वामपंथी हैं तो आप सीधे तौर पे देशद्रोही। आज़ादी के नारे लगवाना, खैर मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, मूल बात यही है कि वामपंथी देशद्रोही होता है। जैसे मुस्लिमों के लिए उम्मा का कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरह वामपंथी के लिए कम्यून होता है। तो इनका हमेशा रहेगा चीन से जो है इनका दूर, मतलब बेटी रोटी का नाता टाइप का होता है। ये लोग तो भारत चीन युद्ध जो 62 में हो रहा था, तो ये लोग तो चीन के सपोर्ट में खड़े थे, कम्युनिस्ट पार्टी वाले। तो उन्हीं का काडर जो है या उन्हीं के जो तथाकथित एक्सपर्ट्स हैं वो चीन की भाषा बोल रहे हैं। और जाके देखिए कि ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, और ये तथाकथित एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या लिख रहे हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आगे हम और भी इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप अगर हमें अपना सहयोग देना चाहते हैं तो हमारी UPI ID जो है वो opindia@kotak है, जो आपके स्क्रीन पे है। और उसी तरह अगर आप दूसरे माध्यमों से हमें अपना आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो opindia.com/support पे जाइए, जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।